हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सभी लोग एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? यस, चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सगेशियस। सगेशियस लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। सगेशियस इंसान कौन होता है? जिसको बहुत सारी नॉलेज होती है, जो हर चीज में अपना दिमाग लगाता है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं सगेशियस। इसके चलो कम से कम मुझे 20 सिनोनिम्स बता दो सगेशियस के। कोई इंसान अगर सगेशियस है तो वो कैसा है? वाइज है, प्रूडेंट है, कैनी है, एस्ट्यूट है, डेक्स्ट्रस है, श्रूड है, डिसर्निंग है, इंजीनियस है, जुडिशियस है, डेफ्ट है, अडेप्ट है। अडेप्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान कैसा है? बहुत ही स्किल्ड है, रैशनल है, लॉजिकल है, कैनी तो लिख लिया हमने, सेंसिबल है, एक वर्ड होता है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? उसके पास नॉलेज है बहुत सारी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं? वो इंसान जिसको नॉलेज है, जिसको चीजें आती हैं। कोई परेशानी किसी को? हाँ, अब इसके थोड़े से इनडायरेक्ट सिनोनिम्स करते हैं। इनडायरेक्ट सिनोनिम्स का मतलब कि वो इंसान बहुत केयरफुल है, हर काम सोच समझ के करता है। तो चेरी है, वेरी है, हीडफुल है, वॉचफुल है, फस्टिडियस है, विजिलेंट है, डिलिजेंट है, मेटिक्यूलस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो इंसान बहुत ही सोच समझ के काम करता है। याद रहेंगे सारे वर्ड्स? सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, अगर इसी के कुछ हम नाउन फॉर्म्स करें तो नाउन फॉर्म्स, एक वर्ड होता है डोएन, वर्चुओसो, माइस्ट्रो। इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि उस इंसान को अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा उसे पता है। अच्छा, एक और कुछ वर्ड्स और अपने आप को मुझे हटाना पड़ेगा एज यूजुअल। सर्कमस्पेक्ट है। सर्कमस्पेक्ट का मतलब भी क्या होता है? बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान रखता है अपने आसपास की चीजों का। यस, कनिंग कह सकते हैं, बट कनिंग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट कनिंग भी कह सकते हैं आप। कनिंग है। एक वर्ड होता है डिस्क्रीट है, ET वाला। डिस्क्रीट का मतलब भी क्या होता है? बहुत सोच समझ के काम करता है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके वो इंसान काम करता है। हम विटी भी कह सकते हैं, राइट। विटी का मतलब क्या होता है? बुद्धि लगाता है। टैक्टिकल कह सकते हैं, टैक्टिक्स लगाता है, अपना दिमाग लगाता है। अच्छा, हो गए बहुत सारे वर्ड्स हो गए। एक पर्सपिकेशियस भी ऐड कर सकते हो, राइट। पर्सपिकेशियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत दिमाग लगाता है वो हर चीज में। तो वाइज है, इंसाइटफुल है, प्रूडेंट है। एंटोनिम्स क्या हो गए? फुलिश है, बेवकूफ है, नैव है, कुछ भी नहीं आता। अनवाइज है, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, नेव के कुछ वर्ड्स बता दो। एक वर्ड होता है गलेबल। गलेबल का मतलब क्या होता है? आसानी से लोगों की बातों में आ जाता है, मतलब दिमाग ही नहीं लगाता, बहुत आसानी से लोगों की बात मान लेता है। उसका एक और सिनोनिम क्या होता है? क्रेड्यूलस है। क्रेड्यूलस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही आसानी से लोगों की बात मान लेता है।
तो ये एंटोनिम्स हो गए। तो जो सेगेशियस लीडर था, जो वाइज लीडर था, उसने ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने इंश्योर किया कि कंपनी की क्या हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। मैम प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इनका सिनोनिम। हाँ, प्रोफिशिएंट है मीन्स उसको अपने काम की क्या है, नॉलेज है। अगला वर्ड सुपरसीलियस, लास्ट में फिर से OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है कि भाई मैं बेस्ट हूँ। ये वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है सुपीरियर वर्ड से। सुपीरियर हूँ इसका मतलब क्या है, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। तो बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग्स वन इज सुपीरियर टू अदर्स, कि बाकी लोगों से मैं क्या हूँ, सुपीरियर हूँ। अच्छा, ये सभी को पता है, सभी जिन वर्ड्स के लास्ट में IOR लगता है उन सब के साथ हम जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो कौन सा होता है, TO2 होता है, देन नहीं होता। तो सुपीरियर टू, इन्फीरियर मीन्स खराब क्वालिटी का होना, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, तो सबके आगे टू लगाओगे। सिनोनिम्स, एरोगेंट है, इसका मतलब क्या, बहुत ही घमंडी है। कॉन्डिसेंडिंग है, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको इस पैसेज की टोन बतानी है, तो बहुत बार ऑथर की टोन कॉन्डिसेंडिंग होती है। कॉन्डिसेंडिंग का टोन का मतलब क्या होता है, तुम क्या हो मेरे सामने, तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। इस तरह के टोन को बोलते हैं कॉन्डिसेंडिंग। हॉटी है, हॉटी मीन्स घमंडी है। फिर एक वर्ड होता है स्नॉबिश होना, स्नॉबिश है, इसका मतलब क्या है, घमंडी है। प्रिटेंशियस है, सिर्फ अपने आप को ही सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। घमंडी है, अपनी अपनी बातें करता रहता है, हर समय अपने अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलता रहता है। बोस्टफुल है, बोस्टफुल का एक वर्ड क्या होता है, ईगोटिस्टिकल है। ईगोटिस्टिकल का मतलब क्या होता है, सिर्फ अपनी ही अपनी बातें, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सबसे बड़े हूँ। पैट्रोनाइजिंग है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, सुपरसीलियस। अच्छा, एक और वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपनी फेवरेट हूँ। करीना कपूर का एक डायलॉग था, तो मतलब वो अपने आप को ही सबसे ऊपर रख रही थी, मतलब उनका बिहेवियर कैसा था, सुपरसीलियस था। इस तरह के एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, इस तरह के एटीट्यूड को बोलते हैं नार्सिसिज्म। और ये जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या है, आप अपने आप को ही सबसे ऊपर रख रहे हो, आप अपने ही फेवरेट हो, आपको लगता है आपको कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके कुछ इनडायरेक्ट सिनोनिम्स करें तो एक वर्ड होता है स्मग या फिर कॉम्प्लेसेंट। स्मग या फिर कॉम्प्लेसेंट शब्द का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि आपको लगता है कि आप अपने आप में बेस्ट हो, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आप अपने अंदर इसलिए इंप्रूवमेंट भी नहीं लाना चाहते। तो ये वर्ड्स कैसे होते हैं, ये वर्ड्स नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव टोन के नहीं होते। हाँ, बेबोराइड। एंटोनिम्स, आप बहुत हम्बल हो, बहुत मॉडेस्ट हो, बहुत अनअज्यूमिंग हो, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हो, कोई घमंड नहीं है। दैट इज व्हाट, हम्बल हो, मॉडेस्ट हो, अनअज्यूमिंग हो। अच्छा, एक चीज़ और, एक ना बहुत सारे बच्चों को याद होता है, उनकी आदत होती है प्राउडी वर्ड लिखने की, कि वो ना बहुत प्राउडी है, या ऐसा बोलने की कि वो बहुत प्राउडी है। तो प्राउडी जैसा ना कोई वर्ड नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना। तो उसका जो घमंडी वाला एटीट्यूड था अपने साथियों की तरफ, इसकी वजह से वो बहुत ही अनपॉपुलर था, लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज परनीशियस। परनीशियस आ गया भैया, लास्ट में OUS लग रहा है फिर से। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, डेंजरस। बता दो मुझे 20 सिनोनिम्स तो बता दो डेंजरस के, एवरीवन टेल मी। कम से कम 20 सिनोनिम्स बताने हैं सभी को डेंजरस के। परनीशियस है कोई चीज, P वाले स्टार्टिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। पेरिलस है, फिर जियोपार्डस है, डेट्रीमेंटल है, डेलेटेरियस है, नोक्शियस है, विक्शियस है, इनेमिकल है, डेडली है, लीथल है, फैटल है, थ्रेटनिंग है, मेनेसिंग है, इंटिमिडेटिंग है, ट्रेचरस लिखा नहीं, ट्रेचरस है, रिस्की है, फिर मैलिशियस है, मेलेवोलेंट है,
मेलेफिशिएंट है। और वर्ड्स याद आ रहे हो किसी को? आई थिंक हो गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हाँ, नेफेरियस है, राइट, नेफेरियस है, परफिडियस है, राइट, इंसीडियस है। इंसीडियस क्या, वो मतलब भी क्या होता है? खतरनाक है। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे आपके, तबाही मचा देने वाली चीज़ भी क्या होती है? खतरनाक होती है। तो फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। कौन से वाले? कैटा और कैला वाले। मैम टॉक्सिक है, टॉक्सिक कह सकते हैं, पॉइजनस है, वेनोमस है, नेस्टी है, राइट। फिर कैटास्ट्रॉफिक वाले वर्ड्स आ जाएंगे सारे। कौन कौन से? कैटास्ट्रॉफिक है मीन्स तबाही मचा देने वाली है। कैटाक्लाइजमिक है, तबाही मचा देने वाली है। कैलमिटस है, तबाही मचा देने वाली है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो क्या कर दे? तबाही मचा दे। हाँ, एपोकैलिप्टिक है, तबाही मचा देने वाली है। रुइनस है, तबाही मचा देने वाली है। फैटलिस्टिक है, तबाही मचा देने वाली ये चीज है। तो ऑल ऑफ देम आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेंजरस। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गया? बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, होलसम है, आपके लिए अच्छा है। तो जो डेंजरस इन्फ्लुएंस होता है सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे, ये क्या होता जा रहा है? एविडेंट होता जा रहा है। एविडेंट का मीनिंग क्या है? एकदम क्लियर होता जा रहा है। अगले वर्ड पे आते हैं, एफीमेरल। एफीमेरल शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो पल भर की है उसको क्या बोलते हैं? एफीमेरल। क्षण भर की है, एफीमेरल है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फ्लीटिंग है, टेम्पोररी है, शॉर्ट लिव्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एफीमेरल, बहुत बार एग्जाम में आया है। फिर एक वर्ड होता है ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ही क्षण भर की है, एफीमेरल है। टेम्पोररी तो लिखा ही हुआ है। एंटोनिम्स क्या हो गए? परमानेंट है, एंड्योरिंग है, लास्टिंग है, मतलब चलती रहेगी। तो जो सनसेट की ब्यूटी थी वो कैसी थी? एफीमेरल थी, क्षण भर की थी। क्षण भर का एक और वर्ड क्या लिख सकते हो? मोमेंटरी थी। मोमेंटरी का मीनिंग भी क्या होता है? क्षण भर की थी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, इवेनेसेंट। तो कोई चीज अगर इवेनेसेंट होती है वो भी कैसी होती है? क्षण भर की ही होती है। फेडिंग क्विकली, इतनी जल्दी फेड हो गई, जैसे वो आई थी तुरंत की तुरंत वो फेड भी हो गई। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। कोर्स करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना। तो अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी काम को करने के लिए तो आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, मतलब आप कोर्स कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए, उसको धमकी देना, उसको फोर्स करना। आप कंपेल कर रहे हो, उसको प्रेशर कर रहे हो, उसको इंटिमिडेट कर रहे हो। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? डरा रहे हो, धमका रहे हो। कंपेल जैसा ही वर्ड होता है, आप उसको इम्पेल कर रहे हो कि भाई तुझको ये काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, करना ही करना पड़ेगा। एंटोनिम्स, आप उसको एनकरेज कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो वर्कर्स ने ऐसा बोला कि उनको जबरदस्ती साइन करवाया गया था नया कॉन्ट्रैक्ट, और जिसमें क्या थे? अनफेयर टर्म्स थे, टर्म्स ठीक नहीं थे, जबरदस्ती उनको ये चीज करवाई गई थी, ऐसा उन्होंने बोला। इम्पासे, इम्पासे का मतलब कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा, ना ही चीजें आगे बढ़ रही, ना ही चीजें पीछे हो रही, बीच में रुक गई हैं चीजें। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं इम्पासे। आ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउ। कोई प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि डिसएग्रीमेंट है। तो डेडलॉक है, स्टेलमेट है, स्टैंड ऑफ है, स्टैंड स्टिल भी बोलते हैं। चीजें क्या है? आगे बढ़ ही नहीं रही है, रुक गई हैं, एक ही जगह रुकी हुई हैं चीजें। एंटोनिम्स, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या होता है? सक्सेस मिल गई है, प्रोग्रेस मिल गई है, रेजोल्यूशन मिल गया है। तो जो नेगोशिएशन से जो डिस्कशंस थे वो कैसे पॉइंट पे पहुंच गए? एक इम्पासे पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब चीजें आगे बढ़ी ही नहीं रही थी क्योंकि कोई भी तरफ तैयार नहीं थी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था। इसलिए चीजें क्या हो गई? इसलिए चीजें रुक गई। चीजें क्या हो गई? राइट, स्टैग्नेशन की स्टेट आ गई। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? रुक जाना, रुक जाना नहीं। हाँ, तो क्या मत कर जाना?
स्टैग्नेट मत कर जाना। अच्छा मुझे रुक जाना के कुछ सिनोनिम्स बता दो। हॉल्ट कर दिया, वो चीज़ रुक गई। सीज कर दिया, वो चीज़ रुक गई। स्टैग्नेट हो गई वो चीज़, मतलब वो चीज़ क्या हो गई, रुक गई। अब वो चीज़ आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अगला वर्ड है ब्लेटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है और ये एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है। कैसी टोन का शब्द है, नेगेटिव। तो ब्लेटेंट का मतलब है कोई चीज बोल्डली तो हो रही है लेकिन गलत चीज बोल्डली हो रही है, अनअशेम्ड, बिना कोई शर्म के हो रही है, एक ऐसे तरीके से जो ऑफेंसिव हो। ऑफेंसिव का मतलब क्या, खराब हो। तो ब्लेटेंट का मीनिंग तो होता है क्लियर हो रही है, बोल्ड वे में हो रही है, लेकिन नेगेटिव टोन में। फ्लैग्रेंट मीन्स एकदम खुले में हो रही है और बहुत ही गलत चीज हो रही है, तो एकदम उस इंसान का मर्डर कर दिया गया एकदम खुले में, तो ब्लेटेंटली किया गया, बहुत ही खराब तरीके से किया गया। एंटोनिम सटल है, हल्का सा है, कंसील्ड है, छुपा हुआ है, हिडन है, छुपा हुआ है, मतलब क्लियर नहीं है। चलो क्लियर और नॉट क्लियर के सिनोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं इसी बात पे। मुझे क्लियर के कम से कम सभी लोग मुझे कम से कम 20 सिनोनिम्स बताएंगे। कल भी रिवाइज किए थे, आज भी रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। चलो 20 कोशिश करते हैं, पता नहीं लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। लिम्पिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, कल भी हमने 20 कोशिश की थी ना। एविडेंट, कॉन्स्पिक्युअस, ऑस्टेंसिबल होता है जो ऊपर ऊपर से क्लियर दिख रहा हो, एपेरेंट, अनएम्बिगुअस हो मतलब क्लियर है, अनइक्विवोकल है मतलब वो चीज कैसी है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो, एक्सप्लिसिट है, राइट, क्लियर है। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे, हाँ, इमैक्यूलेट है मतलब कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इम्पेकेबल है, कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम क्लियर है। प्रिस्टीन है, फॉल्टलेस है, क्लियर है। फ्लॉलेस है, क्लियर है। इररिप्रोचेबल है मतलब एकदम क्लियर है, कोई भी दाग धब्बा नहीं है, एकदम साफ है। ओवर्ट है, ओवर्ट का मीनिंग क्या होता है, एकदम ओपन है, सबके सामने है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लीन है, क्लियर है। हो गई 20 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और बता दो एकदम क्लियर के। स्पॉटलेस है, राइट। ट्रांसपेरेंट तो लिखना ही भूल गए हम, ट्रांसपेरेंट है, एकदम क्या क्लियर है। ल्यूमिनस है, क्लियर है। चलो क्लियर के बता दिए तो नॉट क्लियर के भी बता दो। कोई चीज अगर क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, इसके भी बता दो। इसके भी 20 बताएंगे। वेग है, क्लाउडी है, फजी है, हेजी है, मर्की है, ब्लरी है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, ऑब्सक्योर है मतलब क्लियर नहीं है। और वर्ड्स, फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे। कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है मतलब क्लियर नहीं है, तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। एनिग्मेटिक है, कंफ्यूजिंग है, रिकॉन्डाइट है, आर्केन है, एजोटेरिक है, क्रिप्टिक है। इम्प्लिसिटली समझ जाओ, इम्प्लिसिट मीन्स एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहे, क्लियरली नहीं बता रहे। कोवर्ड है मीन्स छुपी हुई है, हिडन है। फिर वर्ड आ जाएगा ओपेक है, छुपी हुई है। मिस्टी है, क्लियर नहीं है। फॉगी है, राइट।
एकदम क्लियर नहीं है। फिर परप्लेक्सिंग है, गॉबस्मैकिंग है, फ्लमॉक्सिंग है। इन सब का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग सी है। हो गए 20? ज्यादा ही हो गए। अभी तो बहुत सारे वर्ड्स बचे हैं। बिविल्डरिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, हाँ, टॉर्टुअस है, सर्पेंटाइन है, सर्किटस है, बाइजेंटाइन है, लेब्रिथीन है, लेब्रिंथ, और फिर थीन है। तो इन सारे शब्द का मीनिंग क्या होता है? एक सेकेंड, लेबी, एक बार इसकी स्पेलिंग ठीक करो, उसको ना याद कैसे करते हैं इसको, तो ऐसे ब्रेक करके याद करो, इसकी स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले तो लेबी, फिर रिन वाला रिन, और फिर थीन। तो लेबी रिन थीन है, मतलब बहुत ही कैसी है? कंफ्यूजिंग सी है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। मैं फिर से वर्ड्स के आगे आ गई हूँ। चलो, नेब्यूलस है, राइट, नॉटी है, गॉर्डियन नॉट है, कोनंड्रम नहीं है, कोनंड्रम नाउन है, अभी हम एडजेक्टिव फॉर्म्स कर रहे हैं बेटा। इंट्रिकेट है, राइट। याद हो रहे हैं आप लोगों को वर्ड्स? आई एम वेरी हैप्पी, सबको शब्द याद हो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। पता है ये ना, इतने वर्ड्स है ना, ये आपको एग्जाम में इसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आप 1 महीने एडिटोरियल क्लासेस में रेगुलरली आ गए तो आपको एग्जाम में कोई ऐसी वोकैबुलरी दिखेगी ही नहीं जो आपको नहीं आती होगी। एंड इंग्लिश इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो उनका जो ब्लेटेंट, जो ओपन खुल्लम खुल्ला उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, रूल्स को रूल्स फॉलो नहीं किए, इसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहाँ से? टीम से। अच्छा, रूल्स को फॉलो नहीं किया, रूल्स तोड़ दिए, तो रूल्स तोड़ने के कुछ वर्ड्स बता दो। अगर किसी इंसान ने रूल्स तोड़े हैं तो उसने क्या किए हैं? रूल्स को फ्लाउट किया है, रूल्स को उसने ट्रांसग्रेस किया है, रूल्स को इन्फ्रिंज किया है, वायोलेट किया है, रूल्स को क्या किया है? तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? रूल्स को तोड़ देना। चलो, रिसेंटमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो एक फीलिंग है गुस्से की, बिटरनेस, ग्रज, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आपको गुस्सा आ रहा है। एंटोनिम्स, आप सैटिस्फाइड हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो लोगों, एम्प्लॉयज के बीच में गुस्सा बढ़ रहा था किस टॉपिक को लेके? अनइक्वल पे को लेके, कि उनको इक्वल पे नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेके उनके बीच में क्या बढ़ रहा था? गुस्सा बढ़ रहा था। अगला वर्ड होता है डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी चीज में पानी मिला दी, इसका मतलब क्या? आपने उस चीज को डाइल्यूट कर दिया है। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आपने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाइल्यूटेड सोल्यूशन मीन्स पानी मिला दिया है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम कर दिया, उसकी इफेक्टिवनेस कम कर दी है। तो रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस, उसको वीकन कर दिया है, पतला कर दिया है, कमजोर बना दिया है। एंटोनिम्स क्या हो गया? आपने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है, कंसंट्रेटेड कर दिया, मतलब और पानी डाल दिया है। तो जो नया लॉ था उसने पुराने रूल्स रेगुलेशंस को और कमजोर बना दिया, जो किसके ऊपर थे? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर थे। अच्छा, फ्लाउट का एक और वर्ड याद आया, ब्रीच करना। ब्रीच करने का मतलब भी क्या होता है? रूल को तोड़ना। कॉन्ट्रावीन करना, इसका मतलब भी क्या होता है? रूल को आपने तोड़ दिया। डिफाई करना, मतलब आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? रूल को तोड़ दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग के कम से कम कोशिश करो 10 सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या है? बहादुर है। बहादुर है मतलब वेलोरस है, वेलिएंट है, गैलेंट है। इसका मतलब क्या होता है? बहादुर है। माइटी है, स्टर्डी है, मतलब क्या है? बहादुर है। रेजिलिएंट है, प्रॉब्लम से आसानी से रिकवर कर जाता है। किसी सिस्टम के लिए बात करते हैं तो रोबस्ट है। विगरस
भी यूज करते हैं कोई चीज अगर स्ट्रांग होती है तो। ब्राउनी वर्ड यूज करते हैं कोई इंसान अगर स्ट्रांग होता है तो। फिर स्टाउट हार्टेड वर्ड यूज करते हैं, उसका दिल बहुत ताकतवर है, मतलब बहुत ताकतवर है वो। लायन हार्टेड भी यूज करते हैं। आयरन क्लैड भी यूज करते हैं। इसका मतलब कैसा है, वो इंसान बहुत ही स्ट्रांग है, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हो गए 10। फिर स्ट्रांग के लिए वो वर्ड्स भी यूज करते हैं, किसी सामान के लिए यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो चीज को फोर्टिफाई किया गया है, फोर्टिफाइड है। हाँ, बोल्स्टर्ड है, जगह नहीं है लिखने की, मैं अपने आप को हटा लेती हूँ। क्या है वो चीज, बोल्स्टर्ड है, फोर्टिफाइड है, रीइंफोर्स्ड है। मतलब वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग के करे हैं तो वीक के भी बता दो। अगर कोई इंसान वीक है तो वो कैसा है, फीबल है, फ्रेल है, फ्रेजाइल है, राइट, सारे एफ वाले वर्ड्स। फीबल है, फ्रेल है, फ्रेजाइल है, डेलिकेट है। फिर वल्नरेबल वाले सारे वर्ड्स, वल्नरेबल है, ससेप्टेबल है, प्रोन है, मतलब उस पर आसानी से क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। फिर थकान वाले, थका हुआ है इसलिए एनर्जी जा चुकी है उसकी। एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, एनर्वेटेड है, फैटीग्ड है। फिर इसके बाद वो वाले वर्ड्स जहाँ पे वो कम डरपोक सा है, टिमिड है, कावर्डली है, मीक है, स्पाइनलेस है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब उसके अंदर, मतलब बहुत बड़ा डरपोक है, मतलब कोई पावर नहीं है, बहुत कमजोर है। फिर और क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर पावर नहीं है तो इम्पोर्टेंट है, पावरलेस है, इम्पुसेंट है। इसका मतलब क्या, पावरलेस है। अच्छा, उसके अंदर वो कमजोर है तो क्या कह सकते हैं, वो हर किसी की बात भी मान लेता है इसलिए। तो फ्लिम्सी है, फ्लिम्सी का मतलब भी क्या होता है, कमजोर है, टेनुअस है, वीक सी वो चीज है। हर किसी की बात भी मान लेता है इजीली, तो हर किसी की बात मानने वाले को क्या बोलते हैं, डोकाइल है। सबमिसिव है, हर किसी की बात मान लेता है। कंप्लायंट है, इसका मतलब क्या है, हर चीज को मानने वाला। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिनोनिम्स हो गए वीक वर्ड के। सबके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ द वर्ड्स आर एडजेक्टिव। हाँ, क्रिपल्ड है, राइट, क्रिपल्ड है, डिबिलिटेटेड है, इनफर्म है, चिकन हार्टेड है, हाँ, प्यूनी है, मीन्स कमजोर है। चलो, अगला वर्ड क्या है, डिसजंक्चर। डिसजंक्चर का मतलब क्या होता है, जंक्चर का मीनिंग होता है कनेक्शन, डिस का मीनिंग होता है नो, तो डिसजंक्चर का मीनिंग क्या हो गया, नो कनेक्शन, कोई डिसकनेक्शन, कनेक्शन नहीं है। मीन्स अ डिसकनेक्शन और सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में क्या है, सेपरेशन है। डिविजन है, सेपरेशन है, गैप है। एंटोनिम्स क्या हो गए, कनेक्शन है, यूनिटी है, इंटीग्रेशन है। तो चीज़ें मैच नहीं कर रही किस चीज़ के बीच में, कि जो पॉलिटिशियंस वादा कर रहे हैं और जो वो डिलीवर कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, इसके बीच में डिस्जंक्चर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे आ जाते हैं। आपने देखा है कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो कब्र होती है उसके ऊपर कुछ उसका नाम वगैरह लिखा जाता है, तो उस राइटिंग को क्या बोलते हैं, एपिटैफ। व्हाट डू वी कॉल इट, एपिटैफ। ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स और उनके डेवलपमेंट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। रूट वर्ड क्या है, एंथ्रो। एंथ्रो शब्द का मीनिंग होता है ह्यूमन, और लोगोस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, स्टडी, वर्ड, साइंस। इलेक्शंस की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी। कोई चीज़ जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, पेरिशेबल आइटम्स है। फ्रेजल वर्ब्स, बैकआउट कर देना, या तुम ना बैकआउट मत करो लास्ट मोमेंट पे, मतलब तुमने पहले वादा किया था और अब वादे से पीछे रख हो रहे हो,
तो बैकआउट मत करो लास्ट मोमेंट पे। अच्छा, एक और, अगर मैंने आपको बोला डोंट वरी बेटा, यू हैव माई बैक, आज आप सभी लोगों की SBI क्लर्क के लिए मैराथन क्लास है, जिसमें आपको मैं कंप्लीट सिलेबस एक ही क्लास में करवाने वाली हूँ। तो डोंट वरी, आपका पेपर अच्छा जाएगा। यू हैव माई बैक, यू हैव माई बैक का मतलब क्या है? यू हैव माई सपोर्ट, आपके पास मेरा सपोर्ट है। बैकअप वही हो गया, सपोर्ट करना किसी को, एक तो ये मीनिंग होता है। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है? या तुमने बैकअप ले लिया सारा, मतलब तुमने उस डेटा की सारी कॉपी ले ली। और तीसरा मीनिंग क्या होता है? पीछे की तरफ जाना। अच्छा, एक क्वेश्चन था बच्चों को, क्या वो SBI क्लर्क वाली क्लास SSC वाले बच्चों को करनी चाहिए? बेटा तो वो टॉपिक्स तो वही सेम है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, क्लोज टेस्ट होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा, वर्ड ऑर्डर होगा, वर्ड स्वैप होगा, फ्रेज रीअरेंजमेंट होगा, एरर डिटेक्शन होगा, मैच द कॉलम्स होंगे, स्टार्टर्स के क्वेश्चन होंगे, कनेक्टर्स के क्वेश्चन होंगे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, वो वाले क्वेश्चन होंगे, फिलर्स के क्वेश्चन होंगे। तो टॉपिक्स तो सारे सेम है जो एग्जाम्स में आते हैं। बेल आउट करना, किसी को बचा लेना मुश्किल सिचुएशन से। तो आपने किसी को मुश्किल सिचुएशन से बचा लिया, इसका मतलब बेल आउट कर दिया। बेल अप कर देना, किसी को रोकना, पकड़ के रखना कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम काम नहीं करोगे, दैट इज बेल अप करना। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। ईजियर सेड देन डन, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मतलब सिंपल लग रहा है बट एक्चुअल में करना बड़ा मुश्किल है। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे समय का साथी है वो, खराब समय में छोड़ के चला जाता है और अच्छे समय में वो साथ रहता है। तो फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स सिर्फ अच्छे समय का साथी है, खराब समय में आपको छोड़ के चला जाएगा। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बहुत तेज गुस्सा आ जाना, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। टू सडनली बिकम वेरी एंग्री और लूज वंस टेम्पर, बहुत तेज गुस्सा आ गया मीन्स ही फ्लू ऑफ द हैंडल। फूड फॉर थॉट, मतलब इसको ध्यान से सोचना। ध्यान से सोचने का वर्ड क्या क्या होते हैं? कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, च्यू द कड, च्यू ओवर, मल ओवर, स्लीप ऑन इट। इन सब का मीनिंग क्या होता है? कि मैं इस बारे में ध्यान से सोचूंगा। गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज में मजा आना, किसी चीज को एंजॉय करना। टू एंजॉय और टेक प्लेजर इन समथिंग, तो किसी चीज को आप एंजॉय कर रहे हो, मीन्स गेटिंग अ किक आउट ऑफ इट, आपको उससे किक मिल रही है, एंजॉयमेंट मिल रहा है। किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है? किसी इंसान ने अगर बकेट किक कर ली है, मतलब वो क्या हो चुका है? वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों को, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे तुरंत की तुरंत। 4000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम परफेक्शन बैच पे 40% का डिस्काउंट दे दो, क्योंकि हमें परफेक्शन बैच की क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो 40% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा आज, कल और परसों। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है, वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। 40% का डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। आज से स्टार्ट हो रहा है, परसों तक का डिस्काउंट है, और नया परफेक्शन बैच भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक। अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? कमजोर बनाना। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पे पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। सेंट्रल फंडिंग की बात हो रही है, स्टेट्स की बात हो रही है और एजुकेशन की बात हो रही है। चलो पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
हाँ, रिन्यू वाला भी स्टार्ट हो गया बेटा, रिन्यू वाले में भी 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, डोंट वरी। आपकी जो मैराथन क्लास है वो आपकी 9 बजे से है, 9 AM। चल, बाय विद होल्डिंग तमिलनाडु सेंट्रल शेयर ऑफ समग्र शिक्षा फंड्स, विद होल्ड मीन्स रोक के रख लिए, तमिलनाडु को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर मिलना था समग्र समग्र शिक्षा फंड्स का, उनको रोक दिया। क्यों रोका तमिलनाडु को? वो फंड क्यों नहीं मिला, वो पैसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि तमिलनाडु ने रिजेक्ट कर दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो एनईपी जो आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आया था, तमिलनाडु ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसका पैसा रोक लिया गया। तो ये काम करके द यूनियन गवर्नमेंट है इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स। फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है कि आप अपनी पावर को यूज कर रहे हो। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है कोर्स करने के लिए। कोर्स करना मीन्स जबरदस्ती करना, जबरदस्ती कर रही है स्टेट्स को कि आपको हमारी बात माननी ही माननी पड़ेगी, आपको हमारे सामने झुकना ही झुकना पड़ेगा। दिस मूव, ये जो कदम है, ये अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन करता है मीन्स वीकन करता है, कमजोर बनाता है द इंटेंट। इंटेंट मीन्स जो मकसद है। किसका मकसद है? समग्र शिक्षा स्कीम का जो मकसद है वो कमजोर बन जाता है इससे। विच कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है? साथ में लाना। जैसे साथ में लाया और स्ट्रांग बनाया। किस चीज को स्ट्रांग बनाया साथ में लाके? सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को। जो स्कीम थी उसको डिजाइन क्यों किया गया था? उसको डिजाइन किया गया था कि इंश्योर करें, हम गारंटी करें इक्विटेबल, इक्विटेबल मीन्स बराबरी का एक्सेस मिले, क्वालिटी एजुकेशन का, अच्छी एजुकेशन का फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रन, हर स्कूल जाने वाले बच्चे को। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से तमिलनाडु ने रिपीटेडली फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब क्या होता है? वार्न करना, मार्क करना। तो तमिलनाडु बार बार इस बात को कह रहा है, बार बार इस बात को सबकी नजरों में ला रहा है कि नॉन डिसबर्सल, कि उसको पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा नहीं मिला है? 2152 करोड़ रुपए उसको नहीं मिले हैं। उसने वार्निंग दी है कि ये जो फंडिंग का शॉर्टफॉल है, जो उसको ये फंडिंग नहीं मिली है, इसने क्या किया है? सीवियरली, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन किया है, नुकसान पहुंचाया है उसके स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। अफेक्टिंग नियरली, और किस पे इम्पैक्ट पड़ा है? 40 लाख बच्चों पे अफेक्ट पड़ा है और 32,000 स्टाफ मेंबर्स पे इसका अफेक्ट पड़ा है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बोला है एज एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मीन्स ओपनली, क्लियरली, उन्होंने क्लियरली ब्लेम किया है स्टेट को कि ये इम्पासे, ये जो डेडलॉक है, इम्पासे मीन्स चीजें रुक गई हैं, मतलब जो फंड्स नहीं पहुंच रहे हैं, ये क्यों रुके हैं? उन्होंने बोला तमिलनाडु तुम्हारी वजह से ही रुके हैं ये। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि फंड्स तभी रिलीज होंगे, हम तुम्हारा पैसा तभी रिलीज करेंगे अगर तमिलनाडु तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या होता है? लेटर मीन्स जो उसमें लिखा हुआ है उसकी सारी बातों को मानते हो, और स्पिरिट का मतलब क्या? जो उसका मकसद है उसको भी पूरा करते हो। तो लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से। तो जो जो लिखा हुआ है वो लेटर ऑफ द लॉ हो गया। स्पिरिट ऑफ द लॉ का मतलब क्या हो गया? जो उसके पीछे का मकसद है, इंटेंशन है। तो अगर तुम पूरी तरीके से उसको फॉलो करते हो तभी तुम्हें तुम्हारा जो फंड्स है वो रिलीज किए जाएंगे। तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में एनईपी को फॉलो नहीं किया तो इसलिए सरकार ने उसके फंड्स रोक दिए। फंड्स रुक गए तो वहाँ पे स्कूल्स में लोगों को, स्टूडेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तमिलनाडु मांग रहा है वो फंड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, वो अपनी पावर को यूज़ कर रही है और कह रही है जब तक एनईपी नहीं फॉलो करोगे तब तक फंड्स हम नहीं देंगे। पैसेज समझ आया सभी को? अच्छा, कितने लोगों को एडिटोरियल के आर्टिकल्स ईजी लगने लग गए हैं रेगुलर क्लासेस में आते आते? हिंदू एडिटोरियल की लैंग्वेज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है, और अगर आपको ये इजी लग रहा है इसका मतलब आपको इंग्लिश समझ में आने लगी है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। एक तो मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये बता दो एक्टिव या पैसिव है। यहां पे हमने ये टेंस क्यों यूज किया है ये बता दो। करोड़ क्यों लिखा हुआ है ये बता दो, करोड़ क्यों नहीं लिखा हुआ। अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। शेयर बेटा नाउन है,
एपोस्ट्रोफी एस हमेशा नाउन के बारे में बताता है, सेंट्रल एडजेक्टिव है। मूव भी नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है। वॉज डिजाइंड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का क्या है, पैसिव वॉइस है। रिपीटेडली फ्लैग्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ था। जब भी सिंस या फॉर लगता है और वो टाइम के बारे में बताते हैं, तो जो हम टेंस यूज करते हैं वो या तो परफेक्ट टेंस होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अच्छा, आप लोगों का एग्जाम में सभी ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज कर लिए हैं ना? अभी भी दिन है, अगर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अभी तक रिवाइज नहीं किए तो कर लेना। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से ही मिलेंगे, एरर के। करोड़ क्यों लिखा हुआ है, ये नंबर है, यूनिट है। जब भी नंबर यूनिट आएगा, यूनिट इनसफिशिएंट होगी। करोड़ को देख के नहीं समझ में आता किस बारे में बात हो रही है। रुपी का यूज करना पड़ता है करोड़ को समझाने के लिए। इनसफिशिएंट यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में आती है। अफेक्टिंग और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, अब ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली वाईफाई चला गया था, पता नहीं कैसे। आ जाते हैं यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड इट। एडिंग फ्यूल, एडिंग फ्यूल टू द फायर, एडिंग फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है? आग में घी डालते हुए। ही हैज इंसिस्टेड दैट, उन्होंने किस चीज पे जोर डाला? दैट द स्टेट अडॉप्ट द, कि जो स्टेट है वहां की वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडॉप्ट करे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए। मैंडेटिंग, मैंडेट करे तमिल, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज स्कूल्स में। ये जो स्टैंस है, स्टैंस मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो उनका पॉइंट है, ये डिसरिगार्ड करता है तमिलनाडु का, ये वैल्यू नहीं देता तमिलनाडु का लॉन्ग स्टैंडिंग। तमिलनाडु इतने लंबे टाइम से अपोज कर रहा है, खिलाफ है। किस चीज के खिलाफ है? टू द ट्राइलिंगुअल सिस्टम। ट्राइलिंगुअल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? जिसमें 3 लैंग्वेज इन्वॉल्व हो। डेटिंग बैक टू 1937, मतलब 1937 से तमिलनाडु इस चीज के खिलाफ है कि 3 लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए। और जो उसका फर्म कमिटमेंट है, और वो पूरी तरीके से कमिटेड किस चीज को लेके है? 2 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए, तमिल की और इंग्लिश की, सिंस 1968 से। गोइंग अ स्टेप फर्दर, अगर एक कदम आगे बढ़े, मिस्टर प्रधान ने, मतलब एक कदम आगे बढ़ते हुए मिस्टर प्रधान ने क्या किया? अक्यूज किया। अक्यूज का मतलब क्या होता है? इल्जाम लगाया। किसके ऊपर इल्जाम लगाया मिस्टर प्रधान ने? तमिलनाडु की लीडरशिप के ऊपर, कि वो लोग क्या है? डिविसिव है। डिविसिव मीन्स बांटने वाले हैं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब पॉलिटिक्स के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ही इवन सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि दैट द स्टेट नीड्स टू, कि स्टेट को क्या करना चाहिए? कम टू टर्म्स, मतलब फॉलो करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड एडियर, एडियर टू का मतलब भी क्या होता है? फॉलो करना। स्टेट को फॉलो करना चाहिए रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। इम्प्लाइंग, उनका मतलब क्या था इससे? क्वाइट अनवारंटेडली। तो वो क्या बात कहना चाह रहे थे इस चीज से? वो ये बात कहना चाह रहे थे जो कि अच्छी खासी क्या थी? अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब क्या होता है? जो होना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतलब जो चीज डिजर्व ही नहीं होती, मतलब जो होनी ही नहीं चाहिए। अनवारंटेड कोई चीज है, मतलब वो चीज हम नहीं चाहते। दैट द स्टेट वॉज नॉट बींग रन इन लाइन, की स्टेट जो है उस तरीके से नहीं चल रही। इन लाइन का मतलब क्या होता है? मैच करते हुए। तो स्टेट किस तरीके से नहीं चलाई जा रही है? जैसे कि स्टैट्यूट है, जैसे कि लॉ कहता है। अनसरप्राइजिंगली, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी कि जो रिस्पॉन्स था तमिलनाडु में, वो भी क्या आया? स्विफ्ट आया। स्विफ्ट मीन्स एकदम फास्ट उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जो प्रधान जी ने बोला उसका जवाब उन्होंने तुरंत की तुरंत दिया, और शार्प दिया। शार्प का मीनिंग क्या है? बहुत ही तीखा जवाब दिया, बहुत ही ऐसा जवाब दिया जो चुभने वाला था।
स्पेशली ऑन द लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज की बात को लेके, विच रिमेन्स, जो कि क्या है, नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, ये नॉन नेगोशिएबल है। एक बार हमने कह दिया कि हम 3 लैंग्वेज की पॉलिसी पे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है स्टेट में वो यही कहती है कि हम 2 लैंग्वेजेस ही फॉलो करेंगे, एक तो तमिल हो गई और एक इंग्लिश हो गई। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के, उन्होंने सही सवाल उठाया है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो तुम हमको चीख चीख के बोल रहे हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। तो हम तुमसे पूछते हैं ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, प्रोविजन मीन्स कंडीशन, ऐसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन लिखी हुई है जो कि मैंडेट करती है, मैंडेट मीन्स कंपल्सरी बनाती है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को। कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए? तुम आज हमें बता दो, तुमने बोल तो ये दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते अगर हम 2 लैंग्वेज की बात करते हैं, तो बताओ हमको कौन से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन है। और उन्होंने वार्न किया, वार्निंग क्या दी कि ये जो तुम ब्लेटेंट, ब्लेटेंट मीन्स ओपन एंड शेमलेस, खुल्लम खुल्ला और एकदम बेशर्मी वाला जो हमसे जबरदस्ती कर रहे हो, कोअर्शन का मीनिंग होता है जबरदस्ती कर रहे हो, हम इसको नहीं झेलेंगे, ये टॉलरेट नहीं करेंगे। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि प्रधान जी तो बोल रहे हैं कि भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आओ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आओ, 3 लैंग्वेजेस पढ़ाओ स्कूल में। स्टालिन जी बोल रहे हैं नहीं, हम 3 लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, हम 2 ही लैंग्वेज पढ़ाएंगे। इस पे दोनों की लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। आगे क्या लिखा हुआ है? वाइल द एनईपी क्लेम्स, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्लेम करती है, इट डज नॉट इम्पोज हिंदी। देखो एनईपी बोलती है मैं तुमको हिंदी पढ़ाने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन जो सक्सेसिव यूनियन गवर्नमेंट्स हैं, जो एक के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, अभी तक उन्होंने रिस्पेक्ट किया है तमिलनाडु की इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस। तो तमिलनाडु के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया है कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जो लैंग्वेज पॉलिसी चलाओ। वो पॉलिसीज जो उन सब्जेक्ट्स को गवर्न करती हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसपे सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि दोनों में से कोई भी बना सकता है। और बातचीत की जरूरत है, डायलॉग मीन्स डिस्कशन की जरूरत है, जिससे कि उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके अलग अलग, डाइवर्स मीन्स वेरीड, अलग अलग रीजन में। अगर आप एक बहुत ही रिजिड, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेके आओगे, वन साइज फिट्स ऑल का मतलब क्या है, एक पॉलिसी बना दी, हर किसी को वही फॉलो करनी है। अगर ये अप्रोच आप लेके आओगे, अगर आप बहुत रिजिड रहोगे, आप अपनी बात से हिलोगे नहीं, तो ये रिस्क है। ये क्या रिस्क डालेगा कि अंडरमाइन हो जाएगा, वैल्यू कमजोर पड़ जाएगा। क्या कमजोर पड़ जाएगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? जहाँ पे सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, वो रिस्क में आ जाएगा। और फोस्टर करेगा, फोस्टर मीन्स पैदा करेगा, ग्रो करवाएगा। किस चीज को बढ़ाएगा? रिसेंटमेंट, नाखुशी। मतलब जो स्टेट्स हैं वो गुस्से में आ जाएंगी, वो रिसेंटमेंट आ जाएगा उनके अंदर कह सकते हो खुश नहीं रहेंगी सेंटर से। जो कि स्टेट्स भी इक्वल स्टेक होल्डर्स होती है, स्टेट्स का भी इक्वल रोल होता है सेंट्रल स्कीम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है वो उसमें स्टेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल, तो इसकी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, वुड बी, तो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि डीलिंक कर दो, अलग कर दो समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, ये जो दोनों स्कीम्स हैं इनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलग कर दो, हटा दो, एंड इंस्टेड द फंडिंग, और फंडिंग को टाई कर दो, इंस्टेड टाई फंडिंग, कि आप फंडिंग किसके हिसाब से दो, जेनरिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब जेनरिक मीन्स जो जनरल है एक तरीके से, कि आपके यहाँ बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों को कितना इंग्लिश आता है, या बच्चों को कितना कैलकुलेशन आता है, बच्चों को लिटरेसी का लेवल क्या है, वो पढ़ लिख पा रहे हैं, यानी इन सब चीज़ों से आप फंडिंग को टाई करो। इस चीज़ से फंडिंग को टाई मत करो कि अगर आप एनईपी फॉलो नहीं करो तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम, उसी समय पे, मतलब साइमल्टेनियसली, तमिलनाडु वुड डू वेल, तमिलनाडु भी अच्छा करेगा अगर वो फाइनलाइज कर दे और रोल आउट कर दे। रोल आउट का मीनिंग क्या होता है, लॉन्च कर दे लॉन्ग पेंडिंग स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को, जो इतने लंबे टाइम से पेंडिंग है स्टेट पॉलिसी, उसको लॉन्च कर दे, क्योंकि ये एक बहुत ही वायबल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव टू दी एनईपी, एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव की तरह एनी, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बना ले और उसको लॉन्च कर दे, उसको लागू करवा दे, जिससे कि एकेडमिक कॉन्टिन्यूटी चलती रहे, बच्चों की पढ़ाई लगातार चलती रहे और बच्चों को स्टेबिलिटी भी मिले, कहीं कोई तरह का रिस्क ना हो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो ऑथर ने ना एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। यहाँ पे ऑथर की टोन कैसी है, बैलेंस्ड है। ऑथर ने सरकार को भी फटकारा है, यूनियन गवर्नमेंट को भी सजेशन दिया है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी सजेशन दिया है। ऑथर ने क्या बोला, यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम फंड्स को एनईपी से क्यों लिंक कर रहे हो, फंड्स को परफॉर्मेंस से लिंक करो। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी कि फंडिंग इस हिसाब से मत करो कि वो एनईपी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, फंडिंग इस हिसाब से करो कि वहाँ के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। और फिर तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी बोला कि भाई तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को तो फॉलो कर लो, उसको तो रोल आउट कर दो। तो ऑथर ने दोनों तरफ को सजेशन दिया है, जिससे कि दोनों ही तरफ की लड़ाई खत्म हो जाए। पैसेज समझ आया सभी को, टोन क्रिटिकल है। क्रिटिकल किसको लेके है, गवर्नमेंट को लेके भी क्रिटिकल है, गवर्नमेंट की भी बुराई करी है, यूनियन गवर्नमेंट की भी बुराई करी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी बुराई करी है कि ये लोग भी अड़े हुए हैं और ये लोग भी अड़े हुए हैं। तो दोनों को लेकर ऑथर की टोन क्रिटिकल भी है और असर्टिव है। असर्टिव टोन का मतलब क्या होता है कि अपनी बात को ऑथर बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। इस तरह के टोन को बोलते हैं असर्टिव टोन। क्लियर सभी को? चलो आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल, सेंट्रल स्कीम्स का नेचर कैसा होना चाहिए, सजेस्ट क्या कर रहा है ऑथर? ऑथर ने बोला भाई फ्लेक्सिबल रहो, बातचीत करो, वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच मत लगाओ, यूनिफॉर्मली सब जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं, कंप्लायंस को प्रायोरिटाइज करो, रीजनल ऑटोनॉमी के ऊपर नहीं। ऑथर ने बोला फ्लेक्सिबल रहो यार, तुम ओपन टू डायलॉग रहो, डिस्कशन करो और फिर करवाओ चीजों को। इंडिपेंडेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर से, बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु एनईपी को क्यों नहीं फॉलो करना चाहता? आपको क्या लगता है इस पैसेज को पढ़ने के बाद कि तमिलनाडु एनईपी को क्यों नहीं फॉलो करना चाहता? क्या रीजन है? क्योंकि तमिलनाडु को लगता है कि भाई मैं इनकी को फॉलो करूंगा तो जो मेरी ऑटोनॉमी है, मेरा जो इंडिपेंडेंस है, वो मुझसे छिन जाएगा। एनईपी पॉलिसी नॉर्दर्न इंडिया को ज्यादा बेनिफिट करेगी, नहीं बोल सकते। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, तमिलनाडु ने तो अभी तक लॉन्च ही नहीं करी अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। एनईपी को बिना कोई बातचीत के लॉन्च किया गया, इसलिए तमिलनाडु को प्रॉब्लम है कि तुमने मुझसे बात नहीं करी, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला रीज़न होगा। हाँ, तमिलनाडु को लगता है कि अगर मैं एनईपी को फॉलो करूंगा तो जो मेरी ऑटोनॉमी है, मेरा इंडिपेंडेंस है, मेरा जो सोच विचार है वो वीकन हो जाएगी, मेरा इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, मुझे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने क्या अप्रोच बोली, ऑथर ने क्या सजेशन दिया इस पैसेज में?
ऑथर का सजेशन था कि फंड्स को किसके हिसाब से दो, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हिसाब से दो। फंड्स को इसके हिसाब से मत दो कि कौन पॉलिसी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। फंड्स किसके हिसाब से होने चाहिए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हिसाब से होने चाहिए। तो आंसर इज सी, फंड एलोकेशन शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एनईपी फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। स्कोर्स एवरीवन इन आरसी, क्या क्या स्कोर्स रहे। आ गए हैं ट्रम्प चाचा जी, मिस कर रहे थे हम उनको। चलो ट्रम्प जी और जो न्यू न्यू गिल्डेड शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब बिलियनियर्स के लिए क्या हुआ है मिस्टर ट्रम्प के आने से, उनके लिए चीजें बड़ी अच्छी हो गई हैं। तो गिल्डेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, स्मूथ, एज इफ कवर्ड विद गोल्ड। ये गिल्डेड वर्ड कहाँ से बना है, गोल्ड वर्ड से बना है। इतना स्मूथ हो गया, इतना बढ़िया हो गया, इतना फायदेमंद हो गया कि जैसे गोल्ड ही गोल्ड है, सोना ही सोना है, मतलब फायदा ही फायदा है। किसके लिए फायदा ही फायदा है, बिलियनियर्स के लिए। तो मिस्टर ट्रम्प सिर्फ बिलियनियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फायदे के काम कर रहे हैं। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। पैसा ही पैसा वाले जो लोग हैं उनको फायदा ही फायदा है, गोल्ड ही गोल्ड है उनके लिए। दो वर्ड्स होते हैं, मैं कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है गिल्डेड और एक वर्ड होता है ग्लाइडेड। दोनों की टोन सेम होती है, दोनों का मीनिंग भी बहुत कुछ मैच करता है। इसका मतलब होता है स्मूथ है, बढ़िया ही बढ़िया है। इसका मीनिंग होता है गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड ही गोल्ड है तो मतलब स्मूथ ही स्मूथ है, मतलब बढ़िया ही बढ़िया। दोनों का मतलब अगर हम एक एक मीनिंग में दोनों का मतलब मैं बताना चाहूं तो बढ़िया ही बढ़िया है। व्हाट इज द मेन आइडिया, मिस्टर ट्रम्प की जब पहली बार वो आए थे, सबसे वेल्दियस्ट थी वो अमेरिकन हिस्ट्री में, उनकी सेकेंड वाली तो उसको भी तोड़ देगी। टोटल वर्थ इतनी है, 16 मेंबर्स जो है मिस्टर ट्रम्प के मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बिलियनियर्स हैं। मतलब वो बिलियनियर्स को ही अपने साथ लेके रख रहे हैं। इतनी 0.0001% जो पॉपुलेशन है उसके पास कंट्रोल होता है डिसीजंस को लेके। ये एक तरीके से ओलिगार्की बन गई। ओलिगार्की में जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल पूरी कंट्री को रूल कर रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें टॉप 1% के पास 31% वेल्थ है। सुपर वेल्थी जो है वो पब्लिक पॉलिसी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डिस्कस करके, स्पॉन्सर करके, डोनेशंस देके। वेल्थिएस्ट फैमिलीज ने इतना पैसा दिया था इलेक्शंस में, लेकिन जब अल्ट्रा रिच डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको एक अलग ही लेवल की पॉलिटिकल पावर मिलती है। एलन मस्क जो कि रिचेस्ट पर्सन है दुनिया में, उन्होंने $250 मिलियन दिए थे ट्रम्प कैंपेन में। अब वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि अभी तक क्या होता था, इस पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है कि अभी तक ये होता था कि वेल्दी लोग इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में होते थे। वेल्दी लोग, अमीर लोग क्या करते थे, पॉलिटिशियंस को पैसा देते थे, पॉलिटिशियंस को डोनेशन देते थे, पॉलिटिशियंस उनके हिसाब से रूल्स बनाते थे। तो अभी तक इनडायरेक्ट होता था, लेकिन मिस्टर ट्रम्प ने इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बना दिया। मिस्टर ट्रम्प ने अमीर अमीर लोगों को ही हिस्सा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी मतलब मिनिस्ट्री दे दी। तो अभी तक जो काम इनडायरेक्टली होता था, वेल्दी लोग पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते थे, अब वो काम डायरेक्टली होगा मिस्टर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा ऑथर ने बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, रिसर्च भी कहता है जब अमीर लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर नेगेटिव रिलेशन होता है। वेल्थ रोकना नहीं चाहिए कोई इंसान को गवर्नमेंट में, मतलब वेल्थ एक फैक्टर नहीं होना चाहिए कि वो सरकार में आए या ना आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अमेरिकन एथिक्स लॉज हैं, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो सीईओ है एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म के। अब देखो ट्रम्प ने कैसे कैसे लोगों को मैनेजमेंट की पोजीशन दी है या एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन दी है। जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी है वो भी सीईओ है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो भी एक ओनर है एक फर्म के। जो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी एक प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी के पायनियर, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। व्हाइट हाउस जो एआई है और जो क्रिप्टो सार है
वो भी पेपाल के सीनियर एग्जीक्यूटिव है। मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्हीं को बोला तुम ही सरकार चलाओ। ट्रंप ने ऐसा किया है। तो ये चीजें ना मिसमैच हो रही हैं। एक रिसर्चर ने बोला कि क्या कोई इंसान जो $14 मिलियन पर डे का कमा रहा है, क्या वो गरीब लोगों के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाएगा? क्या वो वहां के नॉर्मल लोगों के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाएगा? क्या वो समझ पाएगा कि $2000 का एवरेज मंथली पे कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिकन के लिए? मिस्टर मस्क ने जब बोला कि वो इतना कम कर देंगे बजट से, वो कहते हैं बजट कट्स में कुछ चीजें प्रॉब्लम है, ये बात बहुत आयरॉनिक है। तो बेसिकली बात ही है कि अमीर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, इतने ज़्यादा अमीर लोगों को कह सकते हैं आपने पावर दे दी पॉलिसी बनाने की। तो क्या वो अमीर लोग गरीब लोगों को मद्देनजर रखते हुए, मिडिल मैन को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बना पाएंगे? क्या वो अमीर लोग कोई सोशल वेलफेयर का काम कर पाएंगे? और इनफैक्ट मिस्टर मस्क ने तो ये बोल भी दिया कि हम ना $2 ट्रिलियन कम कर रहे हैं बजट से। तो ये चीज बहुत आयरॉनिक है। ये चीज बहुत आयरॉनिक का मतलब क्या, एक तरीके से टॉन्टिंग है। तो ऑथर की टोन फिर से क्रिटिकल है कि मिस्टर ट्रंप का ये जो डिसीजन है ना, ये गलत है। ये अमेरिका के मिडिल मैन को, अमेरिका के कॉमन मैन को, अमेरिका के गरीब लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि अमीर इंसान कभी भी गरीब की तरह नहीं सोच सकता। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। अगला क्या कह रहा है, मिस्टर मस्क ने 100 बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स किए। उनके पास 100 बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। मिस्टर ट्रंप की जो फायरिंग्स है वो 30 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस को रोक रही है मिस्टर मस्क की कंपनीज पे जो चल रही है 11 एजेंसीज के द्वारा। स्टडीज दिखाती हैं कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है अमीर लोगों के व्यू में और पब्लिक के व्यू में। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वो नहीं चलाते हैं अमीर लोग। 87% जो है उनको समझते हैं कि उनको लगता है कि सरकार को अच्छे पब्लिक स्कूल में फंडिंग देनी चाहिए। 35% टॉप 1% के सोचते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल लोगों से पूछोगे कि क्या सरकार को स्कूल्स में पैसा लगाना चाहिए, तो वो बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर आप अमीर लोगों से पूछोगे कि क्या सरकार को पब्लिक स्कूल्स में पैसा लगाना चाहिए, तो सिर्फ 35% लोग ही बोलेंगे हाँ। तो जो अमीर लोगों का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पब्लिक पॉलिसी पे, ये बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा। मिस्टर ट्रम्प का जो स्लोगन था ड्रिल बेबी ड्रिल, और यूएस ने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर निकाल दिया। टैक्स कट्स लगाए, जॉब एक्ट ने 80% टैक्स बेनिफिट्स दिए बड़ी बड़ी कंपनीज को, बहुत अमीर अमीर लोगों को। इनइक्वालिटीज बढ़ा दी, सरकार का डेफिसिट भी बढ़ा दिया। तो जो पहला ट्रम्प था उसने इस एक्ट को भी हटा दिया था, जिसकी वजह से अनइंश्योर्ड अमेरिकन बढ़ गए थे। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर एक ही बात कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प को क्या करना है, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज का फायदा करवाना है। इन्वायरमेंट की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका तो स्लोगन ही है ड्रिल बेबी ड्रिल। जितना धरती के अंदर से पेट्रोल निकाल लो, कोल निकाल लो, ऑयल निकाल लो, जितना पेड़ों को काट लो। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया, WHO से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है, कंपनीज का फायदा पहुंचाना। बड़ी बड़ी कंपनीज को टैक्स कट दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को वो खूब फायदा दे रहे हैं, और मिडिल मैन के लिए, वहां के कॉमन मैन के लिए नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। उनको जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स मिल रही थी, उन वेलफेयर स्कीम्स को कम कर रहे हैं। जो अफोर्डेबल केयर एक्ट था उन्होंने फर्स्ट टर्म में किया था, उसको कमजोर बना दिया था। तो वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो पूरे पैसेज का सिर्फ एक ही लाइन का मेन आइडिया था कि मिस्टर ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए कर रहे हैं, बहुत ही हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए कर रहे हैं वो काम। सो ये पूरे पैसेज का मेन आइडिया था। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। कौन सा चैलेंज है? मोटिवेशन नहीं होता, नहीं। एथिकल कंसर्न्स नहीं, हाँ वो जनरल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते। आंसर इज सी, वेरी गुड।
सोशल रिफॉर्म्स को फेवर करेंगे, बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे, ध्यान से पढ़ो। रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज के बीच में और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बीच में? व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या है? वही है कि ट्रम्प जी अमीर लोगों को फेवर कर रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच नहीं रहे, अमीर लोगों को फेवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो गई हैं, बिल्कुल ही गलत है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बढ़ गए हैं, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, अमीर लोगों को फेवर कर रहे हैं, मिडिल क्लास को फायदा हुआ है, बिल्कुल ही गलत है। आंसर इज सी। चलिए, मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना मुश्किल है। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे समय का साथी है, दुख के समय आपको छोड़ के चला जाता है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बहुत ही गुस्सा आ जाना अचानक से। फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए आपको कुछ मिला है, सोचिएगा। गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज से आपको एंजॉयमेंट आ रहा है। CEAB एंड D। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करें कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, एवरीवन। यस, सभी को पता है मैराथन क्लास है आप सभी की 9 बजे से, तो 9 AM हम मिलने वाले हैं मैराथन सेशन के लिए। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी एक ही क्लास में। इस क्लास को अटेंड कर लोगे तो इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी, बट मेक श्योर आप अटेंड करें, ठीक है। 40% का डिस्काउंट आज से स्टार्ट हो चुका है, तो सभी बच्चों जो भी बच्चे परफेक्शन बैच को लेना चाहते थे वो आज के आज ही 40% का डिस्काउंट लेके परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे। परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लासेस में आप रेगुलरली आते हो, अगर 2 घंटे इंग्लिश को रोज देते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोई डाउट कोई क्वेरी हो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन मिल जाएंगी। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे